प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के हिंदी साहित्य का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का हम अध्ययन करते हैं। समय है 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक है 80। मैं हल भी करूंगा क्योंकि मैंने इसे हिंदी साहित्य के लेक्चरर व्याख्याता के द्वारा हल करवाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ ये पेपर हल करवाया गया है। और घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए, और उसमें भी ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कर दो ताकि इसका भी हमें फ़ायदा हो। परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपने नामांक लिखे, रोल नंबर लिखो। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के सामने किसी प्रश्न के एक से अधिक भाग है तो वो एक साथ लिखें। ये रहा आपके सामने खंड ए, और खंड ए में क्या दिया हुआ है देखते हैं। सही विकल्प चुनना है। अब सही विकल्प की बात करें तो इसमें सबसे पहले हामिद ने मेले से चिमटा कितने रुपए में खरीदा था? 3 रुपये में, 3 पैसे में, 5 रुपये में, 5 पैसे में। तो उसने खरीदा था 3 पैसे में, तो वह उत्तर है। दूसरा, घर वालों के खाना खाने के बाद सिद्धेश्वरी के लिए कितनी रोटियां बची थी? 4, 3, 2, 1। तो 1 रोटी बची थी। सूरज साहब टॉर्च बेचने वाला अपने दोस्त से कितने समय बाद मिला था? 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद या 5 साल बाद? वो 5 साल बाद मिला था। गूंगे देह में आदमी के गुलाम होने का क्या कारण बताया गया? पेट की आग, गरीबी, व्यवस्था या अशिक्षा? पेट की आग यानी भूख के कारण व्यक्ति गुलाम हो जाता है। कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है? निर्गुण, सगुण, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति? तो निर्गुण के हैं। छठा प्रश्न, सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पद्मा, सुजान रस खान, सूर सागर या सूर प्रकाश? तो ये आपका सूर सागर है। पहले में बै, दूसरे और तीसरे में द, चौथे पांचवें में ए और छठे में से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या है, 7वां। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हामिद के पिता की मौत से हुई थी। तो हामिद के पिता की मौत हैजे से हुई थी। हैजे नामक बीमारी से हुई थी, हैजे से। अगला है, सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम रेगिस्तान था। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम रेगिस्तान था, तो क्या नाम था? मोहन। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम मोहन था। अगला है, टॉर्च बेचने वाले अध्याय का लेखक है। टॉर्च बेचने वाले अध्याय का लेखक है तो कौन है इसका? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर ध्यान में रह जाएगा, परसाई आराम से लिख देना, पर हरिशंकर परसाई। आगे देखो अगला प्रश्न, हमारे घर को अब अजय गौर का नाम मिल गया। ये चमेली ने कहा था। किसने कहा था? चमेली ने कहा था। जब सावित्री 6-7 साल की उम्र की थी तब अकेली ही हाट बाजार, कहाँ चली जाती थी? हाट बाजार। तो रेगिस्तान में लिखो हाट बाजार। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सत्य और असत्य की खोज करनी है आपको। हाथ से खाना फेंके जाने पर लाट साहब ने सावित्री को एक तस्वीर दी थी। ये बात क्या है? असत्य है, क्योंकि तस्वीर नहीं दी थी, उन्होंने पुस्तक दी थी। लेखक को जानकी के मरने की सूचना उनके पड़ोसी ने दी थी। ये बात भी असत्य है, क्योंकि लेखक को उसके मरने की सूचना उसके नौकर ने दी थी। रीतिकालीन कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। बिल्कुल सत्य बात है। रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल नहीं, असत्य बात है, क्योंकि स्वच्छ सुगर और सब तीनों में सवर्ण की आवृत्ति हुई, और सवर्ण की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। अरे, महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका का नाम चांद है। बिल्कुल सत्य बात है। नागार्जुन ने अपने काव्यों में संस्कृतनिष्ठ प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग किया है। ये भी सत्य बात है। 3 सत्य और 3 असत्य है। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दो। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10-15 शब्दों में दीजिए। लाल के घर को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी लेखक को किसने दी थी? लाल के घर को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी लेखक को किसने दी थी? तो लेखक को उसकी पत्नी ने दी। तो आप इस प्रकार उत्तर लिखो, लाल के घर को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी लेखक को उसकी पत्नी ने दी थी। खैर, किन अलंकारों के प्रति कवि देव का प्रबल आकर्षण दिखाई देता है? तो किन की जगह आपका उत्तर है अनुप्रास एवं यमक अलंकारों के प्रति कवि देव का प्रबल आकर्षण दिखाई देता है।
अनुप्रास एवं यमक अलंकारों के प्रति कविदेव का प्रबल आकर्षण दिखाई देता है। ग आपके पाठ्यक्रम में शामिल सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? हमारे पाठ्यक्रम में शामिल सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता का नाम है संध्या के बाद। क्या नाम है? संध्या के बाद। संध्या के बाद। कविता के अतिरिक्त गद्य की किस विधा में महादेवी वर्मा ने लिखा है? कविता के अतिरिक्त गद्य की किस विद्या में महादेवी वर्मा ने लिखा है? छोटे छोटे मोती जैसे पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग? अच्छा, कविता के अतिरिक्त गद्य की किस विद्या में महादेवी वर्मा ने लिखा है? तो उसने लिखा है रेखा चित्र संस्मरण। तो ये आप आराम से लिख लो, रेखा चित्र संस्मरण इस विद्या में लिखा है। तो आप ऐसे लिखोगे, कविता के अतिरिक्त गद्य की रेखा चित्र संस्मरण विद्या में महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला, छोटे छोटे मोती जैसे पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? जैसे की तरह यहाँ पर होता है आपका उपमा अलंकार। तो आप लिखोगे छोटे छोटे मोती जैसे पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। छोटे छोटे मोती जैसे पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, पंक्ति का आशय क्या है? मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, पंक्ति का आशय क्या है? तो मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, पंक्ति का आशय यह है कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं। मेरे घर में 5 सदस्य, मेरे परिवार में 5 सदस्य, 5 व्यक्ति हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में दीजिए। पर आया घर तो लगता ही है भाभी अपनी भाभी भाई के कमरे में शाम को प्रायपन का एहसास क्यों होता है? ख शर्त की कोशाग्रता उसकी शरारतों से नित प्रति दिखाई देती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ग शर्त की माँ भुवन मोहिनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और घ अंडे के छिलके कांकी का पात्र श्याम अपनी माँ जमुना से किस बात को लेकर डरा हुआ है? 4 प्रश्न है, 2-2 अंकों के 30-40 शब्द, यानी 3-4 लाइनों में आपको 4-5 लाइनों में उत्तर देने हैं। चारों ही प्रश्न करने हैं। मैं चारों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक PDF में जाता हूं, जहां जो PDF गुरुजी के द्वारा भेजी हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके लिए हमें उस PDF में जाना पड़ेगा। 2 मिनट में हम समझाएंगे। ये रहा हमारा प्रश्न। प्राय घर तो लगता है भाभी अपनी भाई भाभी के कमरे में श्याम को प्रायपन का एहसास क्यों होता है? श्याम अविवाहित है, अतः उसका कमरा अव्यवस्थित तो रहता ही है। साफ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था नहीं रहती। शादी से पूर्व गोपाल का कमरा भी ऐसे ही रहता था, किंतु अब वीणा ने आकर कमरे का नक्शा ही बदल दिया है। कमरे में स्वच्छता है, समान तरीके से लगा है। ऐसे स्वच्छ कमरे में वर्षा में भीगे हुए श्याम को प्रवेश करते समय संकोच हो रहा है। दूसरे घर में भी किसी नारी के कमरे में प्रवेश करने से पहले आवाज़ लगाना शिष्टाचार के अंतर्गत है। तो ये आप प्रश्न कर लेना। इसके बाद इसके ये तो क का हो गया। अब बात करते हैं ख की। ये रहा हमारे सामने ख। शर्त की कुशाग्रता उसकी शरारतों में नित्य प्रति दिखाई देती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। शर्त की कुशाग्रता उसकी शरारतों में नित्य प्रति दिखाई देती है, किंतु वह पढ़ने में कुशाग्र था। अंक गणित में उसे 100% अंक मिले थे। अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके गुरुजन उसकी योग्यता से आश्वस्त रहते थे। जब शर्त पढ़ता था तब उसमें समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की प्रवृत्ति भी रहती थी। वह प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण करता था। शरत से एक विधवा के रुदन का विश्लेषण सुनकर उसके छोटे नाना अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ की मित्र ने टिप्पणी की थी, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। और ये ख का उत्तर हो गया। अब बात करते हैं ग के उत्तर की। शरत की माँ भुवन मोहिनी का परिचय देना, ये ग है ऑप्शन, 2 अंकों का है। भुवन मोहिनी भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी पुत्री थी, जिनका विवाह बैकुंठनाथ के पुत्र मोतीलाल से हुआ था। अपनी ससुराल देवानंदपुर में पति की अकर्मण्यता के कारण भुवन मोहिनी ने घोर दरिद्रता पाई। अपने मायके में वह एक बहुत बड़े परिवार की सबसे प्यारी भुवन बिटिया थी। भुवन मोहिनी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदारवर्ती की महिला थी। 15 सितंबर 1876 ईस्वी को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में प्रसिद्ध कथा शिल्पी शरत कहलाया। भुवन मोहिनी के बचपन और शरत की माँ के रूप का वर्णन विष्णु प्रभाकर इस प्रकार करते हैं। माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उनसे शिकवायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रही। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की। आत्म उत्सर्ग ही मानो उनका ध्येय था जब वे भागलपुर में रहती थी। तो ये आपका हो गया ग। अब बात करते हैं घ की। अंडे के छिलके एकांकी का पात्र श्याम अपनी माँ जमुना से किस बात को लेकर डरा हुआ था? जब श्याम वर्षा से भीगता हुआ अपने घर आता है तो अपनी छोटी भाभी वीणा से चाय की मांग करता है, साथ ही चाय के साथ कुछ खाना भी चाहता है। बहुत शर्माता सा और माँ जमुना के डर से ऐ करके कुछ कहना चाहता है, जिसे समझकर वीणा कह देती है, जाओ बाजार से अंडे ले आओ,
मैं अंडे का हलवा बना दूंगी। अंडे की बात को लेकर श्याम बहुत डर जाता है और सोचता है कि इस बात का अगर माँ को पता चला तो माँ की भावना को बहुत ठेस पहुंचेगी। इस कारण श्याम अपनी माँ जमुना से डर रहा है। तो ये चारों प्रश्न आपने देख लिए होंगे। हम वापस पेपर की तरफ चलते हैं। तो जैसे उन प्रश्नों के उत्तर की बात करते हैं अपने, तो फास्ट फिर से अगर वीडियो चल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लो। वैसे भी आपको याद है या फिर आपने पुस्तकों में अध्ययन कर लिया, फिर भी आप फास्ट स्पीड से चले तो उनका अध्ययन कर लो। अब देखो 11 नंबर प्रश्न, 2 प्रश्न है 4-4 अंकों के। निम्न दोपहर का भोजन कहानी के आधार पर अमरकांत की कहानी कला की मुख्य विशेषता बताइए। अथवा महादेवी वर्मा ने संविधानता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। या तो आप ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला। ख में क्या देखा, कबीर के दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य उदाहरण सहित लिखिए। अथवा प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं साहित्य के परिचय पर प्रकाश डालिए। दोनों में से कोई एक करना है। इसको समझने के लिए 5-7 मिनट में मैं आपको सारे बड़े, हालांकि ये 100 शब्दों का है, मैं 5 मिनट में सारे के सारे समझा देता हूँ। चारों के चारों प्रश्न जो भी आपको उचित लगे आप कर देना। इसके लिए हम चलते हैं वापस उसी PDF में जहाँ हम पहले थे। ये आ गए हमारे पास दोपहर के भोजन की कहानी आधार पर अमरकांत कहानी की कला की मुख्य विशेषता। आराम से पढ़िए, 1 मिनट में पढ़ लोगे। इस कहानी के आधार पर अमरकांत की कहानी कला की कई विशेषताओं का पता चलता है। एक तो यह है कि वे मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य मुंशी जी की मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्क से छुट्टी कर दी गई थी। घर में कोई और सदस्य भी कमाई नहीं कर रहा था, परिणाम स्वरूप घर के सदस्यों को पेट भर भोजन भी न मिलता था। इस दशा का लेखक ने इस प्रकार मार्मिक ढंग से चित्रण किया है कि पाठक के मन में मुंशी जी के परिवार के प्रति संवेदना जागृत हो उठती है तथा दया का भाव उमड़ जाता है। संवेदना जगाया ये एक अच्छी कहानी की सफलता का प्रमाण भी होता है। आर्थिक विषमता से कुछ परिवार इतने गरीब, इतने विवश हो जाते हैं कि वे कुछ करने में समर्थ होते हुए भी कर नहीं पाते हैं। ये एक विडंबना है, सामाजिक विसंगति है। मुंशी जी का नौकरी का अनुभव है किंतु नौकरी से अलग कर दिए गए हैं। मोहन पढ़ना चाहता है पर गरीबी के कारण प्राइवेट परीक्षा की तैयारी करता है। अमरकांत कथ्य को उभारने, यथार्थ स्थिति से अवगत कराने का विशेष ध्यान रखते हैं और सहज सरल स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। वे भाषा को अलंकारिक, क्लिष्ट बनाने आदि को महत्व नहीं देते। उनकी भाषा सांकेतिक, संवेदना जगाने वाली होती है। जिंदगी के गहरे अनुभव के कारण उनकी कहानी में सप्राणता, सजीवता की विशेषता होती है। उनकी प्रस्तुत कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित है। कहानी में पात्रों की मानसिक स्थिति पूरी तरह उभर कर सामने आ जाती है। अमरकांत कथ्य के अनुरूप उपमान और उदाहरण जुटाने में कुशल है। चिंताग्रस्त, गरीब, दुखी मुंशी जी को बूढ़ी गाय द्वारा की जाने वाली जुगाली की तरह रोटी के ग्रासों को चुबलाते चबाते बताया जाना इसका उदाहरण है। तो ये आपका क हो गया। अब इसके क के अथवा वाला समझते हैं। ये रहा, कवियत्री ने स्वाधीनता के मार्ग में, यानी महादेवी वर्मा ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस कविता के आधार पर कवियत्री स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए, कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए, कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए व्यक्तियों का आह्वान करती है। ये कविता स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है, जिसमें महादेवी मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तुझे प्रकृति के कोमल रूपों में लीन होने के बजाय तूफानों का मुकाबला करना चाहिए तथा संघर्ष करते हुए अपनी छाप छोड़नी चाहिए। सांसारिक सामान्य बंधन कर्म पथ से विचलित करते हैं, ये हमारे लिए कारागार के सम्मान है। इसमें मनुष्य को अमरता का सुत कहकर उसे जागृत किया गया है तथा आलस्य का त्याग करना, भयंकर विपत्तियों के सामने दृढ़ होकर डटे रहना, बलिदान देकर अमरता के निशान छोड़ना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहकर आगे बढ़ते जाना, निराशा, उदासीनता और अकर्मण्यता का त्याग कर जीवन की अमरता, सुख, शांति और आनंद की रक्षा करना, हृदय में उत्साह, मन में दृढ़ता और आंखों में आत्मसम्मान की भावनाएं बनाए रखकर पतंगे के समान अपना बलिदान देने की प्रेरणा दी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो इस प्रश्न का आप उत्तर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद समझ सकते हैं। ये हो गया आपका क, दोनों हो गए। दोनों में से आपको कौन सा करना है? बात करते हैं ख की। ये रहा, कबीर के दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का वर्णन करना है आपको। सबसे पहले प्रथम पद का काव्य सौंदर्य क्या है? इस पद में कवि ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबर और कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। हिंदुओं की ऊंच नीच की भावना की कलही खोलने के लिए उनकी वेश्यागामी प्रवृत्ति को उजागर किया है, तो वहीं मुसलमानों के विवाह और खानपान के तौर तरीकों पर कटाक्ष कर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। भाषा सीधी व सरल है, फिर भी कुछ अलंकार सहज रूप से आगे हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी, धोए धाए, कहे कबीर, तुर्कन की तुर्काई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हम दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद में भी क्या कहा है देखो। इस पद में कबीर का रहस्यवाद स्पष्ट हुआ है। उन्होंने ब्रह्म
को प्रियतम और स्वयं को पत्नी के रूप में चित्रित किया है। कवि का मानना है कि ब्रह्म ज्ञान के बिना साधक अर्थात जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा की वीरों में तृप्ति रहती है और वह अपने प्रीतम के दर्शनों की लालसा रखती है। कबीर निर्गुण उपासक है, अतः उनका ये कोई सामान्य मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। प्रेम और साधना दोनों में अद्वैत की स्थिति सिद्धावस्था की सूचक है। इस साधना में प्रेम की तीव्रता और वीर्य की बेचैनी का बहुत महत्व है। कबीर की भाषा सीधी एवं सरल है, जिसे सदुगड़ी भाषा कहा जाता है। इस पद में बालम परमात्मा का और नारी जीवात्मा की प्रतीक है। दुखिया देह लगत लाज जीव जाय शब्दों में अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। इसके बाद इसके अथवा वाला प्रेमचंद की साहित्य की हम बात करते हैं। एक कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी के साहित्यिक विशेषताओं पर विचार कीजिए कि प्रेमचंद जी की कहानी कला का प्रारंभ उनकी राजनीतिक चेतना से हुआ। उनके समय में देश स्वतंत्र था। देश की 3/4 से अधिक जनसंख्या गांव में रहती थी। अंग्रेजी शासन में गांव की बहुत दयनीय दशा थी। प्रेमचंद स्वयं गरीब थे और गरीबों की स्थिति का उन्हें एहसास था। अपनी कहानियों में उन्होंने गरीब पिछड़े वर्ग की स्थिति का यथार्थ मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। हजारी प्रसाद ने कहा है कि उस समय के उत्तरी भारत की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रेमचंद के साहित्य से बढ़कर कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं हो सकता। प्रेमचंद जी ने कहानियों में जीवन का व्यापक रूप से यथार्थ चित्रण किया है। प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण मानवतावादी रहा है। वे किसी वाद से बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने समाज को गहराई से परखा, देखा और अपने ढंग से लिखा है। उन पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव तो था ही, किंतु उनका साहित्य उनकी अनुभूतियों और विचारों की अभिव्यक्ति है। वे युग दृष्टा और युग प्रवर्तक के एक महान लेखक अपने युग का ही नहीं, हर युग का होता है। ये बात प्रेमचंद जी पर पूर्णतः लागू होती है। उन्हें यथार्थवादी, आदर्शवादी और आदर्श उन्मुख यथार्थवादी तक बतलाया गया है। इसका कारण यही है कि वे किसी के पिछलग्गू नहीं थे। हिंदी कहानी का सूत्रपात सच्चे अर्थों में प्रेमचंद जी ने ही किया। वे कहानी में किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करना आवश्यक मानते हैं। मनुष्य के सुख दुख में सम्मिलित होने की उनकी संवेदनात्मक वृत्ति उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रेमचंद जी गांधी जी की सुधारवादी दृष्टि से प्रभावित थे, किंतु कई बातों में वे गांधी जी से सहमत नहीं थे। वे सामाजिक समानता के लिए आर्थिक समानता आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि मानव मन का चित्रण किए बिना कोई चित्रण यथार्थ का चित्रण नहीं हो सकता। उन्होंने मानव मन की सच्चाइयों का विश्लेषण किया है। संवेदनात्मक दृष्टिकोण से यथार्थ की अभिव्यक्ति यही प्रेमचंद की रचना प्रक्रिया। उन्होंने वर्णनात्मक शैली की घटनाओं, चरित्रों, वस्तुओं का चित्रण किया और कहीं चरित्रों की भावनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इन दोनों पद्धतियों से उन्होंने यथार्थ का चित्रण किया। प्रेमचंद पात्रों के लिए अनुरूप वातावरण की सृष्टि करते हैं और पात्र उसी के अनुरूप व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं और विश्वसनीय होते हैं। उनके पात्र समूचे राष्ट्र की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद यथार्थ के बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों का सामंजस्य रखते हैं। प्रेमचंद की भाषा में कथ्य के अनुरूप लचीलापन है। उनकी भाषा भावना के साथ मिलकर प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में उनकी भाषा कथ्य के अनुरूप होती है। व्यापक कथ्य के कारण प्रेमचंद जी की भाषा के विविध रूप उनकी कथा साहित्य में दिखाई पड़ते हैं। प्रेमचंद जी ने मुहावरों के साथ साथ हिंदी में उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पचाए जा सकने वाले शब्दों को मिलाकर हिंदुस्तानी चेहरा विकसित करने की कोशिश की है। तो यह है प्रेमचंद जी का साहित्य। यानी आप दोनों खैमे दोनों में से कोई एक करोगे, या तो आप कबीर के पदों का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य कीजिए, या फिर अथवा में जो आपके दिया हुआ है प्रेमचंद जी का ये वर्णन आप कर दीजिए। वापिस जाते हैं हम पेपर की ओर। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद देखो बड़ा प्रश्न होने के बाद यहाँ पर फिर गद्यांश आया है, इसको पढ़कर उत्तर देना है कि प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कई हजार सन्यासियों की पर्णकुटियां थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर महाराज जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे ज्ञान धन की बातें पढ़कर ही राजकाज किया करते थे। मनुष्यों परमात्मा की विनयशील सेवकों सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, स्त्रियों का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। सबसे पहले क्या विदेह की राजधानी कहाँ थी? देखो पहली लाइन में मिथिला विदेह की राजधानी थी। विदेह, मिथिला विदेह की राजधानी थी। ये विदेह राज कौन है? विदेह राज जनक। रामायण की प्रमुख पात्र सीता के पिता का नाम है जनक। तो विदेह की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, मिथिला विदेह की राजधानी थी। दूसरा, राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटियां थी? मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कई हजार सन्यासियों की पर्णकुटियां थी। महाराज जनक को क्या शौक था? महाराज जनक को फकीरी का शौक था। फकीरी का मतलब समझे, एक फकीर की तरह रहना, एक साधु सन्यासी की तरह, यानी राजा होने के बावजूद भी ऐशो आराम की जिंदगी का जीवन, यानी ये जीवन नहीं जिया करते थे। अगला देखो तीसरा। चौथा, महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते हैं?
तो देखो, मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक, तो आप ऐसे कहोगे महाराज जनक परमात्मा के विनयशील सेवक थे। चौथा और पांचवा, महाराज जनक राज्य चलाने के लिए क्या क्या कार्य करते थे? तो देखो, सुबह से साय तक सारे राज्य का प्रबंध करते, स्त्रियों का पता करते, अपराधी को दंड देते और लोक कल्याण के उपाय करते थे। तो ये पांचों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल इजी सा आपका पेपर है ये पैसेज। अब देखो अगला, निम्नलिखित अपठित पदार्थ को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पदार्थ पढ़ना है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निश्चय। और ये आपने पढ़ लिया और अब आपको उत्तर देना है। कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने कहा है कि मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, जिस प्रकार से लोग काम करते हुए थक जाते हैं फिर विश्राम करके दोबारा काम करना शुरू करते हैं, उसी प्रकार मरने के बाद व्यक्ति एक नया जीवन जीना शुरू करता है। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया? वही बात है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति रास्ते से चल रहा है, सफर कर रहा है, वो थक जाता है और वो फिर रुक जाता है, विश्राम करता है और उसके बाद अपना नया रास्ता फिर नया दोबारा चल पड़ता है। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति मरने के बाद दोबारा जन्म लेता। दोनों का प्रश्न उत्तर एक जैसा सही है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की है? यह भी उत्तर ऊपर जैसा है, लेकिन नीचे एक और बात कही हुई है कि किससे की, यानी सरिता से की। सरिता किसको कहा गया है? नदी को कहा गया है सरिता। तो कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से की है और इस प्रकार से की है कि जिस प्रकार से एक थका हुआ व्यक्ति सरिता के अंदर जाता है और सरिता के अंदर डुबकी लगाता है, यानी सरिता में नहाता है, नहाने के बाद उसकी थकान दूर हो जाती है और उसके बाद तरोताजगी के साथ फिर वो आगे बढ़ता है, तो वैसे ही एक पुराना शरीर देह त्यागता है और नए शरीर में चला जाता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है? देखो, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन में ये आता है कि जो पुराना जीव है वो तो अपना देह त्याग देता है और नया जीव है वो नया जीव है वो नए शरीर में आ जाता है। मृत्यु एक सरिता है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मृत्यु एक सरिता है। मृत्यु सरिता जैसी है तब तो उपमा अलंकार है, लेकिन यहाँ कह दिया मृत्यु एक सरिता है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया? आपका रूपक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये पांचों प्रश्न बिल्कुल इजी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर 300 शब्दों में निबंध लिखो। भारतीय संस्कृति की विशेषता है जल संरक्षण हमारा दायित्व, बाल विवाह और एक अभिशाप, 21वीं सदी में महामारी का दौर। इन चारों में से कोई एक कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है तो अपनी पुस्तक में देखकर। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है। अपने आप को राकेश जयपुर निवासी मानकर स्थानीय पुलिस अधिकारी को अपने मोहल्ले में हो रही चोरी व गुंडागर्दी की ध्यान आकर्षण करने के लिए एक पत्र लिखो। या फिर अपने आप को नेहा राठौड़ शास्त्री नगर कोटा की निवासी मानते हुए जिलाधीश कोटा शास्त्री नगर परीक्षा के समय ध्वनि विस्तारकों पर रोक लगाने हेतु पत्र। तो ये शिकायती पत्र है। ये आप मोहल्ले में गुंडागर्दी को रोकने हेतु थाना अधिकारी को लिखते हैं, चोरियां वगैरह बढ़ रही है। अब देखो नीचे क्या है, 16 नंबर प्रश्न। नवोदय विद्यालय पल्लू हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक समिति की होने वाली बैठक के लिए कार्यसूची बनाइए अथवा विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो ये एक रिपोर्ट की तरह, जैसे अखबार में रिपोर्ट आती है कि कल हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया था, इतने लोग एकत्र हुए थे, मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि गाँव का सरपंच था, उनका स्वागत प्रिंसिपल ने किया, लड़कियों ने स्वागत गीत गाया, बच्चों ने तालियां बजाई, ऐसे आप कर देते, मिठाइयाँ बांटी गई, भाषण दिए गए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कार्यसूची बनानी है। हालांकि छोटी सी कार्यसूची, इस कार्यसूची के लिए हम वापस उसी पीडीएफ में जाते, मैं आपको 1 मिनट में कार्यसूची समझा देता हूं। देखो, नवोदय विद्यालय पावटा जयपुर की सांस्कृतिक समिति की होने वाली बैठक के लिए कार्यसूची, तो यहाँ पर केवल पल्लू हनुमानगढ़ ही तो आपको करना है। जैसे जयपुर का नवोदय विद्यालय पावटा में, वैसे ही हनुमानगढ़ का नवोदय विद्यालय पल्लू के अंदर है। तो आप कैसे लिखोगे? ऊपर लिखोगे नवोदय विद्यालय पल्लू हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक समिति की बैठक, कार्यसूची, बैठक की तिथि व समय, जैसे 15 मई 2022 साढ़े 3 बजे, स्थान विद्यालय का सभा भवन। कार्यसूची क्या है? देखो, पिछली बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि, 2 नंबर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजन एवं समय पर विचार, 3 नंबर कार्यक्रम की कार्य योजना पर विचार, 4 नंबर आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों की सूची पर विचार, 5 नंबर जलपान के आयोजन पर विचार और 6 नंबर अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अन्य विषयों पर चर्चा। हस्ताक्षर कर दीजिए सचिव का और यहाँ लिखिए नवोदय विद्यालय सांस्कृतिक समिति हनुमानगढ़। जयपुर की जगह क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़। ये कार्यसूची है, बिल्कुल 1 मिनट में आपको समझ में आ गई है। वापिस बढ़ते हैं पेपर की ओर। अगला खंड दे, निम्नलिखित पदार्थ की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी तरु
अब शिखरों पर ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख धरते, चंचल सरुणी नीचर ज्योति से तमसा दस सरिता में सूर्य क्षितिज पर ओता ओजल वृद्ध जिह ओजल केंचुआ सा लगता चित कबरा गंगा जल। तो देखो अब आपके सामने ये पद्य है और आपको करनी है सप्रसंग व्याख्या। क्या करनी है इसकी? सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहले ये जानना है कि ये कौन सी कविता से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपकी संध्या के बाद। कविता का नाम क्या है? संध्या के बाद। और संध्या के बाद कविता का कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा है? सुमित्रा नंदन पंत। कवि है सुमित्रा नंदन पंत। अथवा में एक और दे रखी है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटी छोट मोती जैसे उसके शीतल तू इन कणों को मानसरों के उन सरुणी कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा, कविता का नाम है बादल को गिरते देखा है। और लिखने वाले हैं नागार्जुन। लिखने वाले कौन है इसको? नागार्जुन, कवि नागार्जुन। दोनों में इसको एक कर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सहसा ईदगाह नजर आई। ईदगाह का नाम आते ही पाठ का पता चल गया। ईदगाह। और लिखने वाले कौन है? महान कवि प्रेमचंद। तो ये कर दीजिए। या फिर अथवा में देखिए क्या है, हमने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तो ये है आपकी वो टॉर्च वाला पाठ, टॉर्च बेचने वाले। पाठ का नाम क्या है? टॉर्च बेचने वाले। पाठ का नाम है टॉर्च बेचने वाले। और आपको पता ही है टॉर्च बेचने वाले पाठ का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। टॉर्च बेचने वाले पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई। तो आप ये गद्यांश सप्रसंग कर दीजिए। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत के साथ ये पेपर बनाया गया है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखो ये दोबारा अपलोड करने का यही कारण था कि इसमें पीछे वाले पेपर में सारे प्रश्न नहीं बताए हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक देखो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में 33 जिले हैं। 33 जिलों का टाइम टेबल अलग अलग है। टाइम टेबल अलग अलग है, इसके बावजूद जो पेपर भी है वो अलग अलग है। एक जिले का पेपर दूसरे जिले के लिए महत्व नहीं रखता, वो वहाँ उसके लिए मॉडल पेपर है। कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर आ जाते हैं, वो अलग बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। हम एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।